हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 13 इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलो देखते हैं इंडिया के बारे में बच्चों कि उसका अर्थ सरफेस कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ कैसी है। तो हम सबको पता है और पिछले लेसन में भी हमने इंडिया के जो जियोग्राफिकली लोकेशन है वो भी थोड़ी सी हमने पढ़ी हुई है। अब देखते हैं इंडिया का जो एरिया है वो करीबन 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और करीबन हम उसको एस्टिमेशन करें, उसका जो एस्टिमेशन है वो करते हैं तो ये मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वहाँ का जो टोटल लेंथ है वो है 3214, ठीक है। और यहाँ पे जो गुजरात से लेके जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, वहाँ तक उसकी जो मेजर है वो हम करते हैं। उसकी जो पौड़ाई है, उसकी जो वीड है वो है 2933। तो हमें उसको लेंथ और उसकी जो वीथ है वो दोनों याद रखनी पड़ेगी। जो लेंथ है वो 3214 है और जबकि उसकी जो वीथ है वो 2933 है। तो उसका जो अब इंडिया इतना जो लार्ज कंट्री है उसकी जो डाइवर्सिटी वो भी डिफरेंट है, तो उसकी जो फिजिकली और जियोग्राफिक लोकेशन है वो भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलो देखते हैं उसकी जो फिजिकली डाइवर्सिटी है, ठीक है वो। तो सबसे पहले तो इंडिया की बात करें, इंडिया की मैप में तो नॉर्थ में ना सबसे पहले जो स्टेट आता है जम्मू कश्मीर, उसमें ना हिमालय है वो पर्वतमाला पूरी आई हुई है और हिमालय पर्वतमाला है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। और उसी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शिखर है, ठीक है, जो माउंटेन है वो आया हुआ है जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। साथ साथ दूसरी बात करें बच्चों तो इंडिया की जो ये पर्वतमाला है जिसको हम हिमालय रेंज कहते हैं ना, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि उत्तरी हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है और जो साउथ में है दक्षिणी हिमालय वो है। और जो दक्षिणी हिमालय है जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय यानी कि छोटा हिमालय। तो ये चलो देखते हैं कि जो ये पहली हिमालय है उसके जो माउंटेन्स है, फिर ये दूसरी उसकी माउंटेन्स है और ये यहाँ पे तीसरी पट्टी भी है। तो ये सारी की सारी जो हमें रेंज देखने को मिलती है ना वो माउंटेन्स है हिमालय की। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो श्रेणियाँ हैं वो आई हुई है, जैसे कि यहाँ पे जास्कर श्रेणी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है जो जिसमें भारत का सबसे ऊंचा शिखर आया हुआ है। और ये है पामेर की जो श्रेणी है वो है और यहीं पे आया हुआ है कुंडलून श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदकुश श्रेणी भी आई हुई है। और अगर जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे तो वहाँ की जो रिवर्स होगी वो भी कैसी होगी कि वहाँ की जो रिवर्स है वो भी अच्छी खासी होगी। और दूसरी बात क्या कि वो अपने साथ ना जो अच्छे प्रमाण में क्या लाएगी, अच्छे प्रमाण में जो फलतूप की चीज़ें हैं, ठीक है, जो मिट्टी है वो अच्छी लाएगी ताकि वहाँ का जो एरिया होगा वहाँ पे जो ग्राउंड क्रिएट होगा, ठीक है, प्लेन्स क्रिएट होंगे वो भी क्या होंगे, वो फलद्रुप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो क्या करते रखते हैं कि वो बादल है उसको स्टॉप करके रखते हैं, यानी कि वहाँ पे बारिश भी अच्छी गिरती होगी। और हिमालय है वहाँ पे तो ग्लेशियर भी गिरता है, यानी कि जो उसकी रिवर्स है वो ग्लेशियर से निकलती है तो उसकी जो रिवर्स है वो कंटिन्यूसली 12 मंथ क्या होगा कि उसमें पानी ही होगा। तो उसके आसपास का जितना भी एरिया होगा वहाँ पे अच्छी खासी हम एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। दूसरी बात करें तो नॉर्थ में एक तो जो सिंधु रिवर है वो आती है, दूसरी क्या आती है कि जो इंडिया के बीच में जो प्लेन्स आते हैं ना वहाँ पे गंगा रिवर से वो पास होती है। और तीसरी है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है, वो भी पार होती है। तो और इस तरह से क्या होता है कि जो पूरा का पूरा उत्तर भारत है ना वो 3 बड़ी नदियों से ढका हुआ होता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है वो आज के टाइम पे भी डेवलप हुआ देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे हिमालय है वो कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से ही क्या होता है कि गंगा रिवर से वो पास होती हुई बांग्लादेश से निकल जाती है, ठीक है। तो ये रिवर है वो अपनी कई सारी जो सब रिवर है उसके साथ कनेक्टेड होती है। और फिर क्या होता है कि उसी के आसपास ना इंडिया का जो प्लेन है, ठीक है, जो मैदान है वो क्रिएट होता है। और इसी मैदान में क्या होता है कि जो बांगर है और जो खादर का जो एरिया है ना वो क्रिएट होता है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, ठीक है, वो भी क्या करती है, जो भी ये 7 सिस्टर के स्टेट हैं वहाँ पे क्या करता है कि वो भी वहाँ पे अच्छी खासी जो फलदूप है खेती वाली है वो उसके लिए एग्रीकल्चर है इरिटेशन है वो काम पहुँचाती है। अब देखते हैं आगे। अब हमने उत्तर की जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वो देख लिए, जो
मिडिल में जो प्लेन्स थे और उसकी जो रिवर्स है वो भी देख ली थी। अब देखते हैं साउथ की बात, ठीक है। तो साउथ में भी जितना भी जो साउथ एरिया है, ठीक है, उसमें भी कई छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ से, ठीक है, वो आई हुई है। साथ साथ हम बात करें तो अब देखिए कि उत्तर में ना अभी लैंड लॉक एरिया है, लेकिन जब हम इंडिया के साउथ में आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों साइड ना ओशन ही आए हुए हैं, ठीक है। इस साइड अरेबियन ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। और थर्ड है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ गुजरात से लेके पूरा का पूरा साउथ एरिया कवर करते हुए बांग्लादेश तक ना ओशन ही ओशन ढका हुआ है। तो एक तो यहाँ पे बीच में माउंटेन्स भी आए हुए हैं और दूसरा क्या है कि यहाँ पे ना प्लेट्स भी आई हुई है। और इसी प्लेट्स में क्या होता है कि कई सारे जो लावा से वो भी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अभी भी अच्छी प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हमें जो घाट है वो भी आए हुए हैं, ठीक है। तो घाट है, ये हमारा वेस्ट घाट है और ये है ईस्ट घाट। तो ईस्ट घाट और वेस्ट घाट भी आए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे ही किनारे के जो मैदान है वो भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसी घाट से क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी आगे बढ़ता है और जो तटीय रेखा है ना उससे हम अपना जो एरिया है ना वो भी बढ़ा सकते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे गंगा रिवर है, ठीक है, वो भी यहाँ से जो बांग्ला जो बे ऑफ बंगाल है उससे मिलती है और ब्रह्मपुत्र रिवर भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना डेल्टा क्रिएशन होता है जो सुंदरबन में आया हुआ है। और इसी के साथ ना इंडिया के पास भी दो टापू है, उसका पूरा ग्रुप है, ठीक है। इस साइड है ना अंडमान निकोबार टापू है और इस साइड है लक्षद्वीप का टापू। तो इस तरह से इंडिया है उसके पास करीबन कॉन्टिनेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं। तो चलो अब देखते हैं इंडिया का ये जो मैप है उसमें आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ना जो हिमालय है उसके माउंटेन्स आए हुए हैं इस तरह से। फिर नीचे गंगा रिवर्स भी आई हुई है, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि चीन से होके ब्रह्मपुत्र रिवर से वो आती है और यहाँ पे आगे डेल्टा क्रिएशन होता है। साथ साथ साउथ इंडिया में हम जब जाते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे प्लेट्स आई हुई है और प्लेट्स के साथ में क्या आता है कि यहाँ पे ना जो घाट है वो आए हुए हैं, तटीय मैदान आए हुए हैं, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे लक्षद्वीप के आइलैंड, ठीक है। और इस तरह से आप बता सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं थर्ड वन। अब देखते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट है वो किस तरह से है। तो इंडिया में क्लाइमेट है वो टोटली 4 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है विंटर, दूसरा है समर, तीसरा है मानसून और चौथा है सीजन ऑफ द रिटर्निंग मानसून। तो विंटर है वो करीबन इंडिया दिसंबर से लेकर फरवरी तक है, ठीक है, वहाँ तक होता है। और वहाँ पे स्पेशली जो दिसंबर है, ठीक है, और फरवरी वो सबसे कोल्ड मंथ के तौर पे होता है क्योंकि वहाँ पे ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं समर की। तो समर मार्च से लेकर मई तक होता है, ठीक है, उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। और बात करते हैं मानसून, मानसून में जून से लेकर सितंबर तक होता है और उसमें बारिश भी गिरती है। और अब देखते हैं सीजन ऑफ द रिटर्निंग मानसून। तो मतलब कि जो मानसून है उसके बाद ना वापस जहाँ पे भी बारिश नहीं होती ना उस एरिया में बारिश गिरने की जो सीज़न है उसको कहते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर, ठीक है। ऑटोमन भी होती है वहाँ पे कई सारे एरियो में, जो ऑटोमन की सीज़न है वो शुरू हो जाती है। अब बात करें विंटर की। तो विंटर में बच्चों हम सबको पता है कि उसी तरह से जो डेज होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो गुजरात है उसमें जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे ठंडी है वो सबसे ज़्यादा गिरती है। अब बात करें समर की। तो समर होता है ना इंडिया के पास ओशियन का एरिया ज़्यादा होने की वजह से ना जो गर्मी है ना वो गिरती तो ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही कम मिलती है। और दूसरी बात करें कि जो दोपहर का टाइम होता है नून टाइम पे जो भी ड्राई एयर है ना वो ब्लो करती है, उसको कहते हैं लू। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लू है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। ड्राई और हॉट एयर है, ठीक है, जो वाइन ब्लो करती है ना नून के टाइम उसको कहते हैं लू, ठीक है। और राजस्थान और गुजरात के जो अपर वाला एरिया है, ठीक है, कच्छ है, वहाँ पे जो समर सीजन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें मानसून की। तो मानसून में जो नैऋत्य की वाइन है वो यानी कि जो साउथ वेस्ट की जो वाइन्स है वो सबसे ज़्यादा बारिश गिराती है, ठीक है। जो आती दो पार्ट में आती है, अरबियन ओशन से भी आती है, ठीक है, और उस साइड वेस्ट बंगाल से भी आती है। और करीबन वो इंडिया के मोस्ट ऑफ स्टेट में बारिशें वो गिराती है, ठीक है, जैसे कि केरला है, महाराष्ट्र, गुजरात है। और करीबन वो मिडिल इंडिया तक पहुंच जाती है। और दूसरा जो पार्ट है जो वेस्ट बंगाल से आता है वो करीबन अंडमान द्वीप समूह से लेके गंगा के जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पे वो बारिश गिराती है। और वो ऊपर जाके उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, वहाँ का जो
ईस्ट वाला एरिया ना वहाँ तक वो बारिश गिराती है। तो इस तरह से इंडिया में मोस्ट जितने भी सारे स्टेट्स हैं वो उसमें बारिश अच्छी खासी मिल जाती है। गुजरात की बात करें बच्चों, तो गुजरात में ना मानसून है वो करीबन जून मंथ में शुरू हो जाता है, उसका सेकेंड और थर्ड जो वीक होता है ना उसमें शुरू हो जाता है, और करीबन जुलाई से पहले तो मानसून सीजन है वो स्टार्ट भी हो जाता है। क्योंकि इंडिया है वो उसका जो एग्रीकल्चर है वो टोटली रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इस तरह से मानसून की राह देखी जाती है, ठीक है, उसका वेट किया जाता है। अब देखते हैं आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन बताना है, ठीक है, कि कौन सा फेस्टिवल है कब आता है, जैसे कि विंटर में कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, समर में कौन सी आती है, मानसून में, और रिटर्निंग जो वाइन सीजन है उसमें कौन सी चीज़ें आती है। अब चलो देखते हैं रिटर्निंग मानसून वाइन सीजन, ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें सीजन है, जब क्या होता है कि जब ना जो वाइन है वो लैंड से आगे बढ़ते हुए जब ओशन की तरफ बढ़ती है ना तब उसको कहते हैं रिटेनिंग मानसून सीजन। तब क्या होता है कि तब ना जो बादल है वो अपना पानी है वो लैंड पे गिरा चुके होते हैं, और जो खाली बादल है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी भी उसमें ना कुछ पानी होता है। तो क्या करते हैं जो जिसके आसपास का जो एरिया होता है ना वहाँ पे थोड़ी मात्रा में पानी को गिरा देते हैं, और उसी को कहते हैं रिटनिंग मानसून सीजन। और ये क्या काम करते हैं, ये ना जो टेम्परेचर होता है ना जो हॉट हो जाता है टेम्परेचर कभी कभी, तो ठीक है उसको कूल करने का काम करते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि जो भारत के जो ईस्ट वाला जो ओशियन का साइड है, ठीक है, वो और साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है ना वहाँ पे तो कई दिनों तक जो रिटर्निंग मानसून की जो वाइन्स है वो बारिश गिराती है। अब देखते हैं वेजिटेशन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो वेजिटेशन इंडिया का किस तरह से है, तो आज हम बात करने वाले इसमें वेजिटेशन में इंडिया के जो ट्रीज है उसके कितने टाइप्स है, जो जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट है उसके कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकली रेनी फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकली रेनी फॉरेस्ट नाम से पता चल जाता है, एक तो ट्रॉपिकली होगी, दूसरा क्या होगा कि रेनी एरिया में ग्रो होते होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो जो जहाँ पर भी रेन सबसे ज़्यादा गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हरियाली ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जो सन रेज है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जो ट्रीज है वो अपने एक पास पास में सबसे ज़्यादा है वो ग्रो हुए होंगे। तो ऐसे ट्रीज हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ऑटोमन सीजन रहता है ना वो भी इफेक्ट नहीं करता है। These type of forests are found in the slope of the Western Ghat in the forms of a stripe and in Andaman and Nicobar Islands in some part of the north east, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रीज होते हैं ना वो हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ साथ जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें जो महोगनी है, ठीक है, रोजवुड है, और जो विकर्स है ना ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। अब देखते हैं ट्रॉपिकली डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तो चलो देखते हैं डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकली रेनी फॉरेस्ट है ना उससे कम हरे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे के जो ट्री होते हैं ना वो थोड़े से दूर दूर ग्रो होते हैं, लेकिन वहाँ के जो लीव्स होते हैं ना वो जो ऑटोमन सीजन आती है ना तब क्या होता है कि उसके जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और इसीलिए उसका नाम जो सीजनल ट्रीज है वो भी रखा गया है, ठीक है, ऑटोमन फॉरेस्ट भी कहा जाता है उसको। तो ऐसे ट्रीज में साग है, साल है, बैम्बूस है, ठीक है, महुडो है, नीम है, वो ग्रो होते हैं। चलो अब देखते हैं ड्राई एंड सर्ब फॉरेस्ट, ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है एक तो ड्राई हो गए और दूसरा क्या होगा सर्ब हो गए, ठीक है। तो कैसे ऐसे कौन से ऐसे ट्रीज हो गए, जैसे कि हम बात करें तो कैक्टस है, खैर है, पाल्म है, ठीक है, फिर जुजुबे हैं, तो ऐसे सारे जो मेन ट्रीज है ना वो इस जंगल में ग्रो होते हैं। तो ये जंगल कहाँ पे आया होगा, ठीक है, कि जहाँ पे ड्राई प्लेस होगा, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, वेस्टर्न जो घाट है और गुजरात है उसमें ऐसे ट्रीज आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रीज है उसका मैप भी दिया गया है कि थॉर्नी फॉरेस्ट है वो गुजरात और राजस्थान के आसपास ग्रो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है तो वो भी हमें देखने को मिलता है। चलो अब देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना उसमें जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं ना करीबन जो ओशन होता है उससे 1500 से लेके 2500 तक की जो ऊंचाई है, ठीक है, सी लेवल है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो होता है ना उसी को कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट।
तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि जो कॉनिकली शेप में जो ट्रीज होते हैं ना वो ग्रो होते हैं, जैसे कि जो चीड़ है, देवदार है, ठीक है, पाइन है, उन सब के टाइप से। चलो अब देखते हैं मैनग्रीव ट्री फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैनग्रीव फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सॉल्टी सी वाटर के आसपास के जो ट्रीज है वो कह सकते हैं। और ये सारे के सारे जो मैनग्रीव ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में भी आए हुए हैं, और कुछ उस अंडमान और निकोबार आइलैंड पे भी आए हुए हैं, ठीक है। जो सुंदरवन डेल्टा है ना, गंगा का मैंने आपको बताया था, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से वो मिक्स होके जो सुंदरवन डेल्टा क्रिएट होता है वो वहीं पे भी मौजूद है। जो चेयर का जो ट्री है, ठीक है, जिसको हम मैंग्रोव ट्री फॉरेस्ट के अंदर डाल सकते हैं, वैसा चेयर का ट्री है ना वो गुजरात के जो कोस्टल रीजन एरिया है ना वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे ग्रो है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्टिविटी में ये करना है कि आपको जो 5 टाइप हमने जंगल के पड़े हुए हैं ना उसके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि मैंग्रोव ट्री है तो उसमें कैसे आता था, जो चेयर के ट्रीज हैं, ठीक है, और जो मैंग्रोव में जो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, उसके आसपास जो सुंदरी ट्री है वो ग्रो होता था, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। जंगल है उसके जो फायदे हैं वो क्या है, पहले देखते हैं जो एनवायरमेंटल फायदा है वो देखते हैं। जैसे कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, एनवायरमेंट को क्लीन रखता है, ब्रिंग रेन्स, ठीक है, यानी कि बारिश को भी लाता है, जो लैंड का जो इरोशन होता है उसको स्टॉप कर देता है, और जो नेचुरल एनिमल्स है, ठीक है, और उसके आसपास जो इंसेक्ट है वो उन सबको संभाल के रखता है। साथ साथ जो भी ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है, उसको भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब देखते हैं उसके इकोनॉमिकली फायदा। तो जंगलों की होने की वजह से क्या होता है कि हमें जो बिल्डिंग्स के लिए वुड्स चाहिए, ठीक है, फ्यूल चाहिए ना, वो भी मिल जाता है, साथ साथ मेडिसिन भी मिल जाती है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमें आराम से मिल जाता है, और एनिमल्स के लिए जो फोडर चाहिए यानी कि जो घास चारा चाहिए ना वो भी मिल जाता है। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि जो लाख है, ठीक है, ग्लू है, वो भी हमें वहीं से मिल जाती हैं। अब हम फॉरेस्ट में बसने वाले जो एनिमल्स है उसकी बात करें तो कई सारे जो मैमल्स है, बर्ड्स हैं, जो क्रिएचर है ना, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एम्फीबिएशन है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, बग्स है, वो इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। जो टाइगर है वो तो कई सारे पार्ट्स में इंडिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और जबकि वो हमारा नेशनल एनिमल भी है। वाइल्ड गोट, ठीक है, यानी कि जो जंगली बकरी है, ठीक है, वो हिमालय से और जो नीलगिरी माउंटेन्स है वो वहाँ पे आई हुई है। एलिफेंट्स की बात करें, और जो वन हॉर्न इंडियन राइनो है वो भी हमें फॉरेस्ट ऑफ आसाम है वहाँ पे मिल जाता है, जो फ्री मूविंग प्लेस है। साथ साथ जो फॉरेस्ट ऑफ केरल है और कर्नाटका है ना वहाँ पर भी हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। गुड़खर यानी कि जो वाइल्ड आस है वो सिर्फ हमें ड्राई रीजन यानी कि कच्छ में भी देखने को मिलता है। सुरेंद्र नगर एंड जो पटना है ना वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। एशियाटिक लायन है वो सिर्फ एशिया में ही, इंडिया में ही, गुजरात में ही और गिर के फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें एशियाटिक जो लायन है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप एक उसको पढ़ने की कोशिश करना। तो इंडिया में भी जो बर्ड्स है उसमें भी कई सारी जो स्पेशलिटीज है वो आई हुई है, जैसे कि जो क्रेन है, डक है, कुक है, पैरोट है, गुड़खर है, ठीक है, जो घोराड है, चिबरी है, कबार है, ठीक है, समड़ी है, वल्चर है, ईगल है, ओवेल है, इन सब इंडिया के जो बर्ड्स है वो आए हुए हैं, ठीक है, और पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड भी है। उसी के साथ साथ जो टर्टल्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो क्या होता है कि वो अपने जो एग्स है वो भी जो ग्रो करते हैं। और गुजरात और उड़ीसा में भी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जो, और कई तरह के हमें सांप भी देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम आउटर ऑफ देम आर नॉन वेनोमस जो स्नैक्स होते हैं, मतलब कि ऐसे सांप की जो ज़्यादा जहरी नहीं होते, ठीक है, यानी कि पॉइजनस स्नैक हमें देखने को नहीं मिलते हैं इंडिया में। और माइग्रेटर जो बर्ड है उसकी बात करें बच्चों तो गुजरात में, ठीक है, इंडिया में ही, गुजरात में ही कई कई तरह के जो बर्ड्स है वो विंटर टाइम में क्या होता है कि अपने जो अंडे होते हैं ना वो देने के लिए यहाँ पे आते हैं विंटर टाइम में, ठीक है, और उसी के लिए जो नल सरोवर है, खिचड़ी है, जो बर्ड सेंचुरी है वो क्रिएट किया गया है। अब देखते हैं जो सुरखाब है, ठीक है, जिसको हम फ्लेमिंगो कहते हैं, वो नल सरोवर रन ऑफ कच्छ में भी आता है, ठीक है, विंटर टाइम में जो अपना अंडा है वो ले करने के लिए आता है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है सेंचुरी नेशनल पार्क और बायो रिजर्व जोन। तो सेंचुरी किसको कहा जाता है वो हमें यहाँ पे दिया जाता है। तो सेंचुरी उसकी जो रचना है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, जबकि जो नेशनल पार्क होता है उसका
उसकी जो क्रिएशन है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती है। जबकि जो बायो रिजर्व है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। और उसकी जो डिटेल्स है और एग्जाम्पल है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। और उसी के साथ हमारा लेसन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।